नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पाठ 2 पढ़ेंगे। उस पुस्तक का नाम है संसाधन विकास। इसका भाग 1 हमने पहले पढ़ा था। इसमें आपको बताया था कि उसमें किस किस तरह के हमारे संसाधन होते हैं, घरेलू संसाधनों के बारे में उसमें बताया गया था। आज हम पाठ 2 में पढ़ेंगे। उस पाठ का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव जीवन संसाधन। कि हमारे लिए भूमि किस प्रकार उपयोगी होती है, जल किस प्रकार उपयोग होता है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो इसमें एक कहानी के जरिए बताया गया, एक छोटे से गांव की कहानी के जरिए इसमें हमें बताया गया है कि तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गाँव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। एक लड़की का नाम है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता था और वहाँ कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत घर के कार्य में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का एवं सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो भूमि कैसी है, चट्टानी भूमि होने के कारण वहाँ पर फसलें अच्छी नहीं होती है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। एक परिवार है न्यूजीलैंड में, वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर ज़्यादा किसका काम होता है, भेड़ पालने का काम करते हैं भैया बहनों। वहाँ के लोग किसका काम करते हैं, भेड़ पालने का। जहाँ उनका परिवार ऊन प्रकरण करने का कारखाना चलता है, यानी ऊन बनाने का कार्य करते हैं। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। जैविक कृषि से कहते हैं, या जो अपने अच्छे खाद से, गोबर की खाद से जो कृषि की जाती है, उसको जैविक कृषि कहते हैं। माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। वह विविधता, भूमि की गुणवत्ता, इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा ही सब्जियां उगाता है, यानी उसमें खाद डालकर ही वो सब्जियां उगाता है। मामा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनकी विभिन्न गुणवत्ता के कारण वहाँ की कैसी उनकी भूमि की गुणवत्ता कैसी है, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पतियों, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। वहाँ की भूमि की उपलब्धता किस कारण से है, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर मिट्टी अच्छी है, वहाँ पर चट्टानें नहीं है, और कहीं पर मिट्टी की गहराई ज़्यादा नहीं होती है, कहीं पर काली मिट्टी होती है तो कहीं पर भूरी मिट्टी होती है। मिट्टी की गुणवत्ता के कारण ही वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और प्राणियों का उपयोग भिन्नता मिलती है। इसमें कुछ दिया हुआ है कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है, यानी विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो भूमि के क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है, यानी वहाँ पर या तो इधर से उधर जाने वाले व्यक्ति रहते हैं या एक ही स्थान पर रहने वाले व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं। आगे भैया बहनों हम पढ़ेंगे कि भूमि किस प्रकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, उस पर किस तरह के प्राकृतिक संसाधन भूमि पर होते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, यानी भैया बहनों सभी पर हम रह नहीं सकते हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जहाँ पर कहीं पर कम जनसंख्या होती है और कहीं पर अधिक जनसंख्या होती है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन होते हैं, यानी वहाँ पर जंगल होते हैं और घने वन रहते हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। यानी उर्वर का मतलब जहाँ पर भूमि की उपजाऊ भूमि रहती है, वहाँ पर भूमि की उपजाऊ
अधिक होती है और वहाँ पर कृषि अधिक की जाती है, इसलिए व्यक्ति भी वहाँ पर रहना अधिक ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ सघन कृषि होती है। भूमि का उपयोग, अब भूमि किस प्रकार से उपयोग में ली जाती है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारण इसे भूमि उपयोग कहते हैं। अब भूमि का उपयोग किस किस कार्यों के लिए करते हैं हम, खेती करने के लिए, जंगलों के लिए, खनन के लिए यानी खुदाई करने के लिए जिससे हमें खनिज प्राप्त होते हैं, सड़क बनाने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए। साधारणतः इसे हम क्या कहते हैं, भूमि का उपयोग कहते हैं कि भूमि हमारे किस किस काम आती है। क्या आप मामा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? तो हमें इधर जो टिप्पणी का जो किताब बनी हुई है इसके अंदर हमें लिखना है कि मामा का परिवार वो किस तरह से वहाँ पर भूमि का उपयोग करता था। भूमि का उपयोग बहुत ही कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, मानवीय कारण जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। भूमि का उपयोग किस कारण के लिए किया जाता है, स्थलाकृति यानी जमीन को समतल बना करके उसका उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। जहाँ पर अच्छी जलवायु होती है, वहाँ पर अच्छी पानी की उपलब्धता अधिक होती है, तो वहाँ पर अच्छी जनसंख्या निवास करती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। भूमि को दो आधार पर बांटा जा सकता है भैया बहनों, कितने आधार पर, दो आधार पर। स्वामित्व के आधार, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि वह भूमि होती है जिसमें निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्यतः रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। भैया बहनों, भूमि का उपयोग हमें दो तरह से किया जाता है। एक तो जिसकी अपनी खुद की ज़मीन होती है, निजी भूमि होती है, जिस पर किसान अपनी फसल उगाता है, उस पर अपना स्वयं का स्वामित्व होता है। और जो दूसरी भूमि होती है, सामुदायिक भूमि, उसमें पशुओं को चरने के लिए चारागाह बनाए जाते हैं, फलों के पौधे लगाए जाते हैं और औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे भी वहाँ पर लगाए जाते हैं। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति या संसाधन भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भैया बहनों, जनसंख्या तो हमेशा बढ़ती रहती है, परंतु ज़मीन तो वही रहती है, इसलिए भूमि की उपलब्धता तो सीमित होती है और स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता रहता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारी क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। इसके जो अपने वर्तमान में कृषि के निर्माण संबंधी जो इसका प्रसार हो रहा है, इसके भूस्खलन यानी भूमि का कटाव करना, मिट्टी का अपरदन करना, उसको रोकना, मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थलीकरण पर्यावरण के पेड़ पौधे लगा कर के उस जो हम आगे बढ़ाते हैं, पंक्तिबद्ध जो पौधे करते हैं उसको क्या कहते हैं, पौधारोपण, उसको कहते हैं पंक्तिबद्ध पौधा लगाना। आगे इसमें जो आपको 4 चित्र बनाए हुए, इसमें पहला है एक गांव का दृश्य है जिसमें एक किसान हल लिए हुए जा रहा है, ये गांव का दृश्य है। और पहले खेती किससे होती है, बैलों के द्वारा खेती की जाती थी। और आजकल जो इस 2 नंबर का जो फोटो है उसमें आपका नगर का दृश्य दिखाया हुआ है, इसमें मकान बने हुए हैं और यहाँ आप किससे खेती कर रहे हैं, ट्रैक्टर से खेती की जाती है। तीसरा चित्र इसमें बताया गया है वो नगर का बना हुआ है जिसमें चौराहा बना हुआ है, गाड़ियाँ चल रही है और यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए दिखाई दे रही है आपको। चौथे नंबर का जो चित्र बना हुआ है उसमें बड़े जो दिल्ली, बम्बई जैसे बड़े बड़े शहर हैं उसका दृश्य दिखाया गया है कि वहाँ कितनी भीड़ भाड़ होती है और कितना प्रदूषण होता है, इसका ये चित्र। इसमें चारों चित्र आपको भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन के जो चित्र आपको बताए गए हैं कि किस तरह से भूमि का उपयोग आप
आज क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है। इसके लिए भूमि संसाधन का संरक्षण, अब भूमि को हमें किस तरह से बचाना चाहिए, उसका संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए, भैया बहनों हम इसमें पढ़ेंगे। बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण यानी वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों को और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि के संरक्षण के प्रयुक्त के कुछ सामान्य तरीके। भूमि संसाधन का संरक्षण का मतलब होता है कि हमें भूमि को उपजाऊ बनाना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में वनों का विकास करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों की जगह हमें कौन से इसका प्रयोग करना चाहिए, उपजाऊ भूमि बनाने के लिए देसी उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें जैविक फसलें तैयार की जा सके। जैविक खाद डालना चाहिए, इसलिए हमें जैविक फसलें तैयार हो सके। आगे हम पढ़ेंगे मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप से मृदा के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैविक भूस्खलन को सामान्य रूप से शेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मृदा किसे कहते हैं? एक पृथ्वी के ऊपर एक दानेदार परत सी होती है, उस पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर का एक आवरण सी पतली परत बनी रहती है, उसको क्या कहते हैं? वो मृदा कहलाती है। यानी मिट्टी और जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो उससे जुड़े हुए रहते हैं। अगला इसमें भूस्खलन। भूस्खलन किसे कहते हैं? भूस्खलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्राय जीवन एवं संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का मुख्य विषय। भैया बहनों, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जब हम जाते हैं तो कहीं वहाँ पर कभी भी वहाँ पर भूस्खलन हो जाता है। यानी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे बने रहते हैं, कभी भी बीच सड़क पर आकर के कभी भी गिर सकते हैं। तो भूस्खलन का खतरा हमेशा वहाँ पर बना रहता है। और जब भूस्खलन होता है तो नदी भी अवरुद्ध हो जाती है। निचली घाटियों के जो आवास बने रहते हैं वो विध्वंस हो जाते हैं और भूस्खलन के कारण ही प्राकृतिक आपदा आ जाती है। ये हमारा एक चिंता का विषय बन जाता है। भैया बहनों, हम इसके भाग 2 को अगले भाग में आपको बताएंगे। धन्यवाद।